Hello student, welcome back to Digital College, and today we are discussing about the Bachelor of Commerce 4th semester AEC, that means English Proficiency and Life Skill पेपर नंबर 4। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस पेपर में कोई भी जगह कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, या अगर आप इस पीडीएफ को अपने पास रखना चाहते हो, तो आप इस कॉन्टैक्ट पर जो कि है 9428642014 पर, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। आपको अगर पीडीएफ चाहिए या आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद हम आगे जाएंगे, जो कि है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर 1। हमने आपके 2 पेपर्स बनाए हैं और उसमें से 90% चांस है कि आपकी एग्ज़ाम में इन्हीं में से किसी न किसी रूप में सवाल आएगा, या किसी क्वेश्चंस को ऐसे उल्टा दिया जाएगा जैसे, लेकिन होगा यही। हो सकता है कि उसको उल्टा दिया गया हो, या हो सकता है कि उसको कुछ ट्विस्ट करके पूछा गया हो, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको इस वीडियो को फुल देखना है और आपको लाइक करना है, हमें सपोर्ट करना है। तो आगे हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आपका ग्रोथ हो और आपको भी अपनी स्टडी के लिए एक सपोर्टर मिल जाए। तो आगे भी वेस्ट करने से बेहतर है कि हम आगे इस पेपर्स को डिस्कस कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आएंगे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, जिसको आप एमसीक्यू बोलते हो, जो कि आपका 10 मार्क्स के हैं, और पेपर पूरा आपका 25 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 10 मार्क्स के आपको एमसीक्यू फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाई डिड द नरेटर फील लाइक एन एलियन इन युगांडा, यानी कि युगांडा में नरेटर को क्यों ऐसा फील होने लगा कि जैसे कि वो एक एलियन है। तो ऑप्शन नंबर ए, शी कुड नॉट स्पीक हर मदर टंग, यानी कि वो अपनी भाषा में किसी से बात नहीं कर सकती थी। ऑप्शन नंबर बी, शी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स, उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी, शी मिस हर ओल्ड स्कूल, यानी उसको अपनी जो पुरानी स्कूल थी वो याद आ रही थी। ऑप्शन नंबर डी, शी डिसलाइक द फूड, यानी उसको युगांडा में जो भी खाना बनाना होता था वो उसको लाइक नहीं था, यानी उसको मनपसंद फूड नहीं मिलता था। तो इधर आपका जो भी हाईलाइट किया हुआ है वही आपका आंसर है, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, शी कुड नॉट स्पीक हर मदर टंग। नाउ MCQ नंबर 2, व्हाट सिटी इज कंसिडर्ड द सॉफ्टवेयर हब ऑफ इंडिया, यानी कि किस सिटी को हमने कंसिडर किया गया है, यानी हमने उस सूची में शामिल किया गया है जो कि इंडिया के सॉफ्टवेयर हब में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, एंड ऑप्शन नंबर बी मुंबई। तो इधर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, जिसको हम बेंगलोर के भी नाम से जाने जाते हैं। नाउ MCQ नंबर 3, वाई डिड अली बिकम लाइफलेस एंड लॉनली, यह आपका कुछ अली और मरियम जो इसकी डॉटर होती है, जो कि शादी के बाद अपने ससुराल में चली जाती है, और इधर अली अकेला हो जाता है, यानी कि उसके घर में कोई परिवार में कोई नहीं होता। तो वो अपनी जो बेटी है जो दूर दराज के गांव में शादी की हुई है, तो उसके कोई भी लेटर आ जाए, इस दिन आ जाए उस दिन आ जाए, ऐसे ज़िंदगी काटता रहता है अपनी बेटी के लेटर मिलने के एक उम्मीद में। तो ये चैप्टर्स आपको अच्छे से याद भी होगा। तो उसका ही क्वेश्चन है कि अली क्यों लाइफलेस और लॉनली हो गए, यानी अली अपने आखिरी जीवन में, जो कि एक बुजुर्गता का जीवन होता है, तो उसमें वो अकेला क्यों हो गया। ऑप्शन नंबर ए, हिज डॉटर्स डिपार्चर आफ्टर लाइफ या आफ्टर मैरिज, यानी कि उसकी जो डॉटर थी उसकी शादी होने के बाद वो अलग हो गई थी, जुदा हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी, हिज डिक्लाइन हेल्थ, यानी कि उसकी तबीयत खराब थी या उसकी तबीयत बराबर ठीक नहीं रहती थी। ऑप्शन नंबर सी, लॉसिंग हिज जॉब, यानी कि उसने अपनी जॉब को खो दिया था। ऑप्शन नंबर डी, द रिडिकल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस स्टाफ, इधर रिडिकल का मतलब होता है कि किसी की ऐसी मजाक करना, जो कि हम कभी कभी किसी से मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, तो
रिडिकल का मतलब एक होता है कि मजाक करना, लेकिन इस तरह की मजाक करना कि उसमें किसी को बुरा लगे, जो कि एक बुरी बात है। तो दोस्तों इधर रिडिकल का मतलब होगा किसी की ऐसी मजाक करना जिसमें उस चीज़ जो जिसकी मजाक की गई है उसको बुरा लगे। तो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के द्वारा उसकी ऐसी मजाक की जाती थी। तो हाँ, अली इस वजह से भी अकेला हुआ था। तो इधर ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो कि आपका आंसर है हिज डॉटर डिपार्चर आफ्टर लाइफ, यानी कि उसकी बेटी जो है वो मैरिज के बाद उससे जुदा हो गई थी, उससे अलग हो गई थी। MCQ नंबर 4, हु टुक पीटी ऑन इलियास एंड हिज वाइफ इन देयर ओल्ड एज, यानी कि इलियास और उसकी वाइफ को उनकी बुढ़ापे की एज में, यानी कि बुढ़ापे की उम्र में किसने दया ली थी। यहाँ पीटी का मतलब होता है काइंडनेस, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं कि किसी की दया आ जाना। हम जनरली आप देखते ही होंगे कि अगर आप कहीं जा रहे हो या कहीं से कोई सफ़र वगैरह कर रहे हो, ट्रेन है या बस है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं बुजुर्ग दिख ही जाते हैं। तो उन लोगों पर आपको कभी ना कभी दया तो आ ही रह जाती होंगी। तो इसी तरह से ये कौन हो इन चैप्टर में आपको क्वेश्चन है कि किसको उनके ऊपर दया आई। नो, मोहम्मद शाह, देयर डॉटर, ऑप्शन नंबर सी देयर यंगर सन, ऑप्शन नंबर डी द मुल्ला। द ऑप्शन नंबर ए इज द मोहम्मद शाह। Now, question number 5, what profession did Ali pursue before retiring? यानी जॉब छोड़ने से पहले या रिटायरिंग से पहले यानी ओल्ड एज से पहले अली कौन सा व्यवसाय करता था, यानी अली का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन नंबर ए पोस्टमैन, ऑप्शन नंबर बी हंटर, ऑप्शन नंबर सी फार्मर, ऑप्शन नंबर डी इज द सोल्जर। तो अली कोई टपाली नहीं था या अली कोई खेडूत भी नहीं था, यानी कि खेती वो नहीं करता था। ऑप्शन नंबर डी जो कि है सोल्जर, वो सैनिक भी नहीं था। आप जानते होंगे कि अली एक शिकारी था। ऑप्शन नंबर बी इज द हंटर, यानी कि अली आज के रिटायरिंग से पहले शिकार करता था। MCQ number 6, what is the passive voice from the sentence the manager approved the project? यहाँ आपको ग्रामेटिकली सेंट जो कि MCQ है वो पूछा गया है, तो इसकी वजह से आपको फिर MCQ अगर आप अच्छे से देना चाहते हो या आप ऐसा सोचते हो कि मेरा जो MCQ वाला पार्ट है वो एकदम बेहतर से बेहतर जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकूं, तो आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी आपको देख के जाना पड़ेगा। इधर पैसिव वॉइस की सेंटेंस दी गई है कि इसमें से पैसिव वॉइस के फॉर्म में कौन सा सेंटेंस है। एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है आपको, द मैनेजर अप्रूव द प्रोजेक्ट, यानी मैनेजर ने प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। ऑप्शन नंबर ए द प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी द project approved by the manager, option number C the manager was approved the project, option number D the project has been approved the manager। तो यार हम देख सकते हैं कि जो भी पैसिव वॉइस होती है, यानी जो पैसिव वॉइस को अगर किसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम वॉज वर जो कि एक पास्ट का फॉर्म है तो वो हम उसमें ऐड करते हैं और जो भी सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर ऐसा एक ही सेंटेंस है, दिस इज द ऑप्शन नंबर ए द प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। नाउ ऑप्शन नंबर 7, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट कॉमा यूजेस, यानी इसमें से आपको कौन सा सेंटेंस है जो कि एक करेक्ट अल्प विराम के साथ है, यानी कि उसमें सही में वहाँ पर अल्प विराम लगाना ही है, यानी कि सही में वहाँ पर अल्प विराम का उपयोग किया गया है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर ए ही बाउट मिल्क एग एंड ब्रेड, ऑप्शन नंबर बी आफ्टर डिनर वी वेंट वॉकिंग, यानी डिनर के बाद, रात के भोजन के बाद हम वॉकिंग पर गए थे। ऑप्शन नंबर सी इट्स कोल्ड बट सन्नी, यानी कि यहाँ ठंडी है बट बाहर सन्नी है, यानी कि प्रकाश भी है। ऑप्शन नंबर डी शी, यानी कि वो वेंट टू द ऑस्ट्रेलिया, यानी वो ऑस्ट्रेलिया गई थी।
अब यहाँ पर अगर सच्चे कौमे वाला आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आफ्टर डिनर, यानी कि भोजन के बाद वी वेंट वॉकिंग, जो कि यहाँ पर एक संयोजक बना रहा है। अगर आपको कंजक्शन वाला पोर्शन अच्छे से आ रहा है तो ये तो आपके लिए एक चुटकी का खेल है। नाउ क्वेश्चन MCQ नंबर 8, चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना। तो आपको यहाँ पर एक सच्चा वाक्य है जो कि इनिशिएशन वर्ड का सही उपयोग बता रहा है, वो आपको डिफाइन करना है। शी फाउंड द इनिशिएशन एट द बॉटम ऑफ द बैग, यानी कि उसने बैग के नीचे से उसने कुछ प्रारंभ करने वाले कुछ ढूंढ लिया। ऑप्शन नंबर बी, द इनिशिएशन सेरेमनी वॉज ब्रीफ बट मीनिंगफुल, यानी कि प्रारंभ की जो सेरेमनी थी वो एकदम शॉर्ट थी बट अर्थपूर्ण थी। ऑप्शन नंबर सी, कैन यू प्लीज़ इनिशिएशन द कार, यानी कि आप कार को इनिशिएशन कर सकते हो, आप कार को ओपन प्रारंभ कर सकते हो, यानी कि उसकी शुरुआत कर सकते हो। एंड ऑप्शन नंबर डी, दे वेंट टू द पार्क फॉर एन इनिशिएशन, यानी कि वो लोग पार्क में गए कुछ प्रारंभ करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि है द इनिशिएशन सेरेमनी वॉज ब्रीफ बट मीनिंगफुल। नाउ MCQ नंबर 9, विच सेंटेंस यूज द वर्ड हॉरिफिक करेक्टली। तो सबसे पहले मैं आपको इधर मीनिंग बताते चलूँ कि हॉरिफिक का मतलब होता है डरावना सा, भयानक, जिसको आप बोलते हो कि वो कुछ इतना भयानक था। तो आप अगर कोई भी एक मान लो कि कोई ऐसी दुर्घटना है कि जिसमें आपको कुछ डरावना सा लगे, तो यहीं पर ऐसा सेंटेंस आपको ढूंढ लेना है, यानी कि आपको सेंटेंस फाउंड करना है कि जिसमें हॉरिफिक को अच्छे से करेक्ट कंप्लीटली उसमें ऐड किया गया हो। ऑप्शन नंबर ए, द पिकनिक वॉज हॉरिफिक विथ ऑल द सनी वेदर एंड डिलीशियस फूड, यानी कि पिकनिक एकदम भयानक था, किसके साथ, सनी वेदर के साथ, यानी गर्मी के साथ, और डिलीशियस फूड, यानी कि एक अच्छे स्वादिष्ट भोजन के साथ। तो क्या वहाँ पर कुछ ऐसा, अगर किसी आपने कभी ऐसा देखा है कि आप कोई जगह ट्रैवल में जाओ या किसी ट्रिप पर जाओ और आपको वहाँ भयानक सा फील हो, नहीं ना? तो ये ऑप्शन तो पहले से ही एलिमिनेट हो जाएगा, यानी अब आपको सिर्फ देखना है बी, सी और डी। उसमें से बी नंबर का ऑप्शन है, ही पेंट अ हॉरिफिक पिक्चर दैट वाज ब्यूटीफुल एंड कामिंग। देखो, अगर कोई ब्यूटीफुल पिक्चर होगा या कोई कामिंग यानी कोई शांति देने वाला पिक्चर, जो कि आपको सुकून देने वाला पिक्चर हो, तो वो ऐसा हॉरिफिक तो होगा ही नहीं। यानी कि अगर वो पिक्चर ऐसा है कि डरावना है, तो उसमें हमारी रूह कांप जाएगी, क्या हमको उससे शांति मिलेगी? नहीं। तो ये भी एक पॉइंट नेगेटिव वाला है कि उसमें आपको कामिंग वर्ड भी दिया है और हॉरिफिक वर्ड भी दिया है। तो आप तो पहले यही सोचोगे ना कि उसमें मैं डरूं या उस पर मैं कामिंग यानी सुकून लाऊं, तो ये ऑप्शन भी निकल जाएगा। देन आफ्टर सी, दे डिस्क्राइब द कार एक्सीडेंट, यानी उन्होंने कार एक्सीडेंट को, कार अकस्मात को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया, यानी डीप में चर्चा किया, एज हॉरिफिक ड्यू टू द एक्सटेंसिव डैमेज, यानी कि कार को बहुत कुछ नुकसान हुआ हो। यानी कि अगर आपने कोई जगह कार एक्सीडेंट देख लिया और आपने उसमें देखा कि जगह जो भी वाहन है, या मान लो कि अभी एक कार ही है कि कार को बहुत बुरी तरह से खरोंच आई है, डैमेज हुआ है, यानी आपको कार की जो बाह्य रूप है उससे आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ख़राब तरीके से हुआ होगा। तो आप अगर किसी को ऐसे बनाते हो तो उसमें आप एक हॉरिफिक वर्ड का यूज़ कर सकते हो, यानी कि वो कार एक्सीडेंट इतना डरावना था कि एक उसमें बहुत कुछ नुकसान हुआ है। एंड ऑप्शन नंबर, तो आपको इधर ही पता चल जाएगा कि ये हॉरिफिक वर्ड है जो कि करेक्टली इधर फिट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी
जो कि आपका करेक्ट आंसर है वही रहेगा। एंड फिर भी हम ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। शी हैड अ हॉरिफिक टाइम एट द स्पा ड्यूरिंग द हर रिलैक्सिंग डे, यानी कि उसका रिलैक्स करने का टाइम था, यानी उसका जो दिन था वो रिलैक्सेबल था, यानी आरामदायक था, और उसमें उसने हॉरिफिक टाइम देख लिया। तो ये भी कोई बात नहीं हुई कि जो अगर कोई रिलैक्स होता है तो वो कामिंग लाइन में होता है, यानी वो सुकून वाला टाइम बिता रहा होता है, तो उसमें कोई भयानकता वाली बात ही नहीं आती। तो यहाँ पर ये आंसर भी नहीं होगा। एंड लास्ट MCQ इज द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मॉडल वर्ब कुड यूज करेक्टली, यानी कि इन निम्नलिखित वाक्यों में से किस जगह पर हम कुड मॉडल वर्ब का करेक्टली यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ही कुड स्विम वेल, यानी कि वो अच्छे से तैर लेगा। ऑप्शन नंबर बी, शी कुड रन फास्ट, वो अच्छे से दौड़ सकती है। ऑप्शन नंबर बी, दे कुड सीज द मूवी, यानी कि वो मूवी देख सकता है। ये तो कोई बात ही नहीं, हर कोई देखता है, तो उसमें कुछ तो अलग बात होनी चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर डी, कुड यू पास द सॉल्ट, यानी आप नमक को पास कर सकते हैं, नमक को मुझ तरफ ला सकते हो। तो एक क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्टली करेक्ट है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की आप बात करें, यानी जो क्वेश्चनरीज वाले एक सेंटेंस आते हैं उसमें आप बात करें, तो आपका जो भी मॉडल वर्ब होता है, एम, इज, आर, कैन, कुड, शैल, विल, तो जो कि सबसे पहले जाता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है और उसके बाद अदर वर्ब आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले कुड लगाया हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट का फॉर्म है यू, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट है कि पास करना, यानी कोई क्रिया करना, तो आपका क्रियापद है, और उसके बाद अदर वर्ब जो कि सॉल्ट है, द सॉल्ट है, वो आपका अदर वर्ब है। तो एग्जैक्टली अगर कोई सेंटेंस है तो यही वाला है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कुड यू पास द सॉल्ट। MCQ खत्म हो जाने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2A की तरफ, जो कि एक ब्रीफ में उसका आंसर देना होता है, उसमें आपको कोई भी दो क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, जो कि आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सेल्फ स्टीम, यानी सेल्फ स्टीम के बारे में आप क्या समझते हो, उसको आपको लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ अ कस्टमर, यानी कस्टमर कौन है, ग्राहक कौन है। अगर इसमें आप कोई एक डेफिनेशन भी लिख सकते हो जो कि आपके इंडियन कस्टमर एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो वो भी आपको चल जाएगी, उसमें भी आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चर यानी संस्कृति, कॉन्सेप्ट यानी ख्याल, यानी कि संस्कृति के ख्याल को आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे। एंड ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ गुड सेल्फ स्टीम इम्पॉर्टेंट, यानी कि हमारे लिए एक अच्छी सेल्फ स्टीम क्यों इम्पॉर्टेंट है। फॉर पर्सनल गुड, यानी हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए, एंड फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, और अच्छी रोजगारी ढूंढने के लिए, यानी कि सेल्फ स्टीम अच्छा क्यों होना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा क्यों होना चाहिए हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए और एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए। तो इनमें से किसी भी 4 में से आपको कोई भी 2 का अच्छे से आंसर लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। देन क्वेश्चन नंबर 2 सबसेक्शन बी, अ मैन विदाउट अ स्माइलिंग फेस मस्ट नॉट ओपन अ शॉप, एक्सप्लेन द प्रोवर्ब इन योर ओन वर्ड्स, यानी इन क्वेश्चंस में आपको कोई कहावत दी गई है और उसको ऐसे बोला है कि एक्सप्लेन अपने शब्दों में, यानी कि अपनी जो भी मातृभाषा है उनमें इस कहावत को समझाइए। और में आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा जो कि है क्वेश्चन नंबर 2B, इफ़ लाइफ हैंड यू लेमन, अगर ज़िंदगी आपको नींबू दे रही है, मैक लेमनेड, यहाँ पर लेमनेड का मतलब होता है नींबू का शरबत बनाना। तो आपको दिया गया है कि अगर ज़िंदगी आपको लेमन दे रही है तो आप लेमन का शरबत बनाओ। तो एक्सप्लेन द प्रोवर्ब, यानी इसको कहावत को आपके ओन वर्ड्स में आपको समझाना है। यहाँ पर आपको
अपनी ही स्किल का उपयोग करना है, यानी आपके पास जो भी वर्ड डिक्शनरी है उसको ही यूज़ करना है। और उस पर अगर आप कोई एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझा सकते हो या किसी भी अच्छी एक सलाहियत के साथ समझा सकते हो तो आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और इसमें आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2C, डिस्कस इन डिटेल द रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जो कि आपको मिल रहा है 7 मार्क्स में। तो अगर आप अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, यानी कि कोई भी एक ऐसी इवेंट ले लो या कोई भी एक ऐसा आपका कॉन्सेप्ट ले लो कि जिस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब कर सको, तो आप इसको अच्छे से लिख पाओगे और अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकोगे। राइट अबाउट एन एम्प्लॉई, यानी उस एम्प्लॉई के बारे में लिखिए हु डिड नॉट ट्रीट हर कस्टमर, यानी वो अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। ऑन अकाउंट ऑफ द लेटर्स ओल्ड एज, यानी कि अच्छे से उनको ओल्ड एज के कारण वो अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाता है। तो उस चीज़ में अगर वो ऐसा आपके पास है तो आप उसकी वजह से क्या कर सकते हो, क्या सॉल्यूशन दे सकते हो, वो आपको इधर लिखना है एक रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के तौर पर। उसके और में एक और है, राइट अबाउट हाउ योर मदर एंड फादर ट्राई बैलेंस देयर लाइव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विथ देयर ओन ड्रीम्स एंड विशेस, यानी उस चीज़ अपने मम्मी पापा के बारे में लिखो जो कि ट्राई कर रहे हैं एक बैलेंस करने का। किस चीज़ के बैलेंस के बारे में बोला है कि वो अपनी लाइफ्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी अपनी जवाबदारी को और अपनी ज़िंदगी को अपने ही सपनों के और अपनी ही इच्छाओं के साथ किस तरह से बैलेंस करके चलते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2। इसमें भी आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं और ब्रीफ में क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद आपको लिखना है 7 मार्क्स का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज, व्हाट सब्जेक्ट डज मिस नकनवागी टीच, यानी नकनवागी को क्या मिस नकनवागी क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी। ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी हिस्ट्री एंड ऑप्शन नंबर डी सोशल साइंस। मिस नकनवागी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, यानी कि वो गणित विषय ही पढ़ा रही थी। ऑप्शन नंबर बी, वाई डज अली विजिट द पोस्ट ऑफिस एवरी डे, यानी अली अपने पोस्ट ऑफिस में एवरी डे क्यों जाता था। ऑप्शन नंबर ए, टू सेंड मनी टू हिज डॉटर, उसकी डॉटर को कुछ पैसे भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, टू कलेक्ट अ लेटर फ्रॉम हिज डॉटर मरियम, यानी कि उसकी डॉटर जो कि मरियम नाम था उसका लेटर लेने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, टू डिलीवर लेटर्स, यानी लेटर को डिलीवर कराने के लिए, लेटर भेजने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी, टू स्पीक विथ पोस्ट मास्टर अबाउट अ जॉब, यानी पोस्ट मास्टर को जॉब के बारे में बोलने के लिए। तो यहाँ आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू स्टडी कि अली जो था वो हर रोज़ अपनी मरियम डॉटर थी जो कि आफ्टर मैरिज उसका कोई भी लेटर या कुछ भी नहीं आया था, तो उसको उसके लेटर के इंतज़ार में और एक उम्मीद थी उसको कि कोई ना कोई दिन तो उसका लेटर आ ही जाएगा। उस उम्मीद में वो हर रोज़ पोस्ट ऑफिस जाया करता था। नाउ ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 3, सुधा मूर्तिज़ हस्बैंड वॉज वर्किंग फॉर विच कंपनी, यानी सुधा मूर्तिज़ का हस्बैंड किस कंपनी में काम कर रहा था। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा डेटा जनरल कंप्यूटर कंपनी, जो कि आपको याद होना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर 4, आफ्टर लॉसिंग ऑल देयर वेल्थ वेयर डू इलियास एंड हिज वाइफ गो टू लाइव, यानी सारी संपत्ति को खो देने के बाद इलियास और उसकी वाइफ कहाँ रहने के लिए गए। ऑप्शन नंबर ए, दे मूव टू नेबरिंग टाउन, यानी वो अपने
पड़ोस के गांव में गए, पड़ोस की सिटी में चले गए। ऑप्शन नंबर बी, दे लाइव एज सर्वेंट फॉर मोहम्मद शाह, उन्होंने मोहम्मद शाह के घर पर एक नौकर के रूप में जीना चालू कर दिया। ऑप्शन नंबर सी, दे लाइव इन अ स्मॉल हट ऑन देयर लैंड, यानी कि उन्होंने अपनी ज़मीन पर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने का चालू किया। एंड ऑप्शन नंबर डी, दे मूव टू डिस्टेंस सिटी टू स्टार्ट ओवर, यानी कि उन्होंने अपने डिस्टेंस सिटी को मूव कर दिया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, दे लाइव एज सर्वेंट, यानी उन्होंने एक नौकर जैसी ज़िंदगी जीना शुरू कर दी। किसके लिए? मोहम्मद शाह के लिए। एंड MCQ नंबर 5, वॉक टू वॉक कैंपेन इज हेल्ड ऑन एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड संडे। तो आपको आंसर पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर ए, मंडे वॉक टू वॉक कैंपेनिंग होता था। एंड MCQ नंबर 6, what do you mean by the facial word accustom to make familiar with, यानी कि यहाँ पर फ्रेस्कल वर्ब आपको ग्रामेटिकल पॉइंट देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपने दोनों में देखा है तो दोनों जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर ग्रामेटिकल पॉइंट आपके शुरू हो ही जाते हैं। तो आपको थोड़े से ग्रामेटिकल पॉइंट को देख के ही जाना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय अ हॉट पोटैटो, यानी हॉट पोटैटो से क्या मीनिंग होता है? एग्री विथ समवन, यानी किसी के साथ एग्री हो जाना। ऑप्शन नंबर बी, इज़ वेरी इजी, यानी कि ये कुछ बहुत इजी है। ऑप्शन नंबर सी, एन इश्यू विच मैनी पीपल, यानी किसी थोड़े से पीपल के साथ कुछ इश्यूज़ होना। आर टॉकिंग अबाउट एंड इज़ वेरी डिस्प्यूट, कि जो बात कर रहे होते हैं कुछ किसी खलल के बारे में, किसी डिस्प्यूट्स के बारे में। एंड आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, यानी कि अगर कोई काम ऐसा है कि जो इम्पॉसिबल है, वो काम हो ही नहीं सकता, उसके बारे में कुछ पूछना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन इश्यू विच मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंड इज़ वेरी डिस्प्यूटेड। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेस्ट, यानी कि जेस्ट का मीनिंग यहाँ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, जॉक, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। जेस्ट का एक मीनिंग जॉक भी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड सुधा मूर्ति गो टू बोगोटा एंड व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ हर टॉक, यानी सुधा मूर्ति बोगोटा कब गई और उसका वहाँ पर क्या टॉपिक था जो कि बोलने के लिए थे, यानी उसके वहाँ पर टॉकिंग का कौन सा टॉपिक था जो उसे बोलना था। तो व्हेन मतलब टाइम दिया गया है, जो कि टाइम था कौन सा साल में वो गई थी, वो 2009, 7, 8 और 5। तो आपको अकॉर्डिंग टू द सुधा मूर्ति's लाइफ एंड हिज वर्क, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, लेसन्स इन लाइफ, जो कि उसका टॉपिक था और वो 2007 में गई थी। नाउ MCQ नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल स्किल डिड अली हैव, यानी अली के पास कौन सी एक स्पेशल स्किल थी जो कि उसका एक हुनर था। ही वॉज एन एक्सेलेंट हंटर विथ अ शार्प एम, यानी वो एकदम शार्प एम के साथ एक बहुत अच्छा सा हंटर यानी शिकारी था। ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, वो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन था। ऑप्शन नंबर सी, संगीतकार था। ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज अ स्किल्ड क्राफ्टमैन, यानी कि वो एक अद्भुत कलाकार था। एंड ऑप्शन नंबर डी, ही वॉज एक्सपर्ट मैथमेटिक्स, यानी कोई वो गणितज्ञ था। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ही वॉज एन एक्सेलेंट हंटर विद अ शार्प एम। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 सबसेक्शन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, किसी भी 2 को आपको अटेंड करना है। तो देखते हैं, हाउ डज हैविंग मोर और लेस मनी चेंज अ पर्सन डेली, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत कम पैसे व्यक्तिगत जीवन को हर रोज़ कैसे बदल देता है।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्यों महत्वता रखता है, उसके ऊपर क्या आप क्या सोचते हो, उसके बारे में कुछ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू थिंक अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज जॉब फील अबाउट द जॉब, कंपनी एंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया या कोई कंपनी या कोई जॉब के बारे में क्या सोचता है जब कोई उसकी जॉब को कोई किसी पर्सन अपनी जॉब को छोड़ देता है, तब उसके बारे में आप क्या सोचते हो। एंड ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सेल्फ स्टीम, यानी आप सेल्फ स्टीम के बारे में क्या समझते हो। नाउ subsection B, answer the following question in 75 words, attempt anyone and that is 4 marks. Explain the proverb, यानी कहावत को समझाइए। If life hand you lemons make lemonade, जो कि आपको एक्सपेक्टेड पेपर 1 में भी यही क्वेश्चन दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वन वुड इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग proverb फॉर सक्सेसफुल बिजनेस, यानी एक सफलतापूर्वक बिजनेस के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कहावत को आप इम्प्लीमेंट करोगे, यानी उसके ऊपर आप जोड़ोगे। Swallowing your pride occasionally will never give you indigestion। तो इस कहावत को आपको समझाना है और उसके ऊपर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में लिखना है। तो अगर आप उसमें कोई आप प्रैक्टिस करते हो या आपको क्वेश्चनरीज लिखने की आदत है तो आप उसमें अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर C, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 150 वर्ड, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। डिस्कस द इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए, कोई ऐसी इवेंट के बारे में बताइए, कोई ऐसी घटना के बारे में बताइए कि जिसमें यू ट्रैवल टू अदर कंट्री और फेस द पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस, कि जिसमें आपको अदर कंट्री में आपको जाना पड़ा हो और वहाँ पर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंस को फेसेस करना पड़ा हो, यानी उसको आपको भुगतना पड़ा हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप उस एक्सपीरियंस के बारे में आपको लिखना है। एंड सेकंड वन इज़ राइट अबाउट एन एम्प्लॉई, उस एम्प्लॉय के बारे में लिखिए हु डिड नॉट ट्रीट हिज कस्टमर वेल इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर जो कि 25 मार्क्स का है वो ख़त्म होता है। और उसके आपको लास्ट में भी बता देते हैं कि अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है या कोई इस PDF को आप कॉपी फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में लेना चाहते हो तो इस कॉन्टैक्ट जो कि अल्पेश क्रूजर का व्हाट्सएप पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो 9428642014। एंड लास्ट में आप सबको थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।